हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंटरमीडिएट के ग्रामर सेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज होता क्या है, और हमने पिछले टॉपिक में रिमूवल ऑफ टू के बारे में जाना था कि किसी वाक्य में अगर एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाए, जो कि हमने जाना था कि एडवर्ब टू का प्रयोग वाक्य में दो प्रकार से होता है। एक एडवर्ब टू के पास सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आता था, और एक हमने जाना था कि जब एडवर्ब टू के पास एडजेक्टिव और उसके बाद क्या आ जाए, इन्फिनिटिव आ जाए। तो हमने ये दो बातें जानी थी। तो हमने पिछले वीडियो में एक नियम पढ़ा हुआ था कि हम लोग किस प्रकार से एडवर्ब टू को किसी वाक्य में आ जाए तो उसको रिमूव करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो आज पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज करके, एक बार रिकॉल करके मैं आगे बताऊंगा कि और भी नियमों को जानेंगे कि हम लोग एडवर्ब टू को और किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज टू पुअर टू हेल्प मी। तो जैसा कि नियम था कि जब हमको एडवर्ब टू वाला वाक्य मिल जाए जहां पर उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आया हो और उसके तुरंत बाद क्या आया हो, कोई इन्फिनिटिव आया हो, तो ऐसे वाक्यों को रिमूव करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होता था, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होता था उसको लिख लेते थे, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता था। और उसके बाद जो एडवर्ब टू होता था इसको चेंज कर देते थे सो में। तो हमने एडवर्ब टू को क्या कर दिया, सो बना दिया, और जो एडजेक्टिव होता था उसको उतार लेते थे, लिख लेते थे। तुमने लिख लिया इसे, ही इज सो पुअर, यहां तक तो क्लियर है। और उसके बाद क्या करते थे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लिखते थे, दैट लिखते थे। और दैट लिखते ही हमको एक सब्जेक्ट की जरूरत होती थी, और वो सब्जेक्ट पहले वाक्य के पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा ये जो दैट बना, दैट से पहले एक क्लॉज बन गया है, तो इस क्लॉज में पहला सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही के अनुसार हमको यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, तो ही खुद नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होता है। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा। अब हमको इसके बाद क्या करना था, ही के बाद या फिर जो सब्जेक्ट लिखते तो उसके बाद या तो कैन नॉट का प्रयोग करना होता था या फिर कुड नॉट का प्रयोग करना होता था। तो वो कौन डिसाइड करता था, वो डिसाइड करता था ये पहला क्लॉज का टेंस। अगर पहला क्लॉज का टेंस प्रेजेंट होता था तो कैन नॉट लिखते थे, और पास्ट होता था तो कुड नॉट लिखा जाता था। तो हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इज जो कि क्या इंडिकेट करता है कि ये क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है। तो दैट्स वाई यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैन नॉट लिख दिए। अब जैसे कैन नॉट लिखे, यहाँ से ये टू होता था ये रिमूव हो जाता था, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती थी फिर क्या करते थे, लिख लेते थे। और जो अदर वर्ड आते थे, यहाँ पर अदर वर्ड मिल रहा है, इसको क्या किया जाता था, इसे भी लिख लिया था। तो ये हमारा हो गया लास्ट नियम, जो पिछला नियम ने पढ़ा था। लेकिन सपोज दैट अगर हमको इस तरह कोई सेंटेंस मिल जाता है, जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, द हाउस इज द house is too costly to be purchased, अगर इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखेगा हाँ पिछले नियम के अकॉर्डिंग ही तो बनेगा ही। लेकिन जब हम लोग इस सेंटेंस को और ध्यान से देखेंगे तो हमको एडवर्ब टू भी मिल रहा है, हमको एक एडवर्ब और मिल गया कॉस्टली। लेकिन इसके बाद जो हम ध्यान देंगे तो ये जो इन्फिनिटिव फॉर्म मिल रहा है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, मतलब ये इन्फिनिटिव फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो हमारा अगला जो नियम है वो इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है। तो ये नियम हमारा कुछ ऐसा है कि यदि दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा गया हो तो इसका ट्रांसफॉर्म किया सेंटेंस भी किसमें लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में ही लिखा
जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं इस चीज को बताता हूँ दोबारा। हम लोग जब ध्यान से देखेंगे कि हमारा एडवर्ब टू आ चुका है, यहाँ पर एडवर्ब एक और आया, एडवर्ब टू तुरंत बाद कॉस्टली वर्ब है जो कि एक एडवर्ब है, और यहाँ पर जो हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म है वो टू बी, वो क्या है, वो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी किसी वाक्य में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाए तो वो पूरा वाक्य पैसिव वॉइस में जाता है। तो हमको ये पता चल रहा है कि जो दिया गया सेंटेंस है उसकी वाइफ क्या हो गई है, उसकी वाइफ हो गई है पैसिव वाइफ। इसकी वाइफ क्या बन गई है, पैसिव वाइफ बन गई है। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अर्थात एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे तो इसका जो ट्रांसफॉर्म किया गया सेंटेंस है वो भी किस वाइफ में बनेगा, वो भी पैसिव वाइफ में बनेगा। सारे नियम वही रहेंगे जो पीछे हमने पढ़ा है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो पहले पुराने बेसिक नियम को फॉलो करते हैं। तो बेसिक नियम क्या था, सब्जेक्ट उतर जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, इस सेंटेंस में द हाउस है तो ये हमारा उतर गया द हाउस, हमने इसको लिख दिया द हाउस। अब ये इसका हेल्पिंग वर्ब उतर जाएगा इज, द हाउस इज। अब एडवर्ब टू को किस में चेंज कर देते हैं, एडवर्ब टू को चेंज कर देते हैं सो में। यहाँ पर क्या आ जाएगा सो, और उसके तुरंत बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते थे उसे भी लिख लिया था। यहाँ पर हमने इसको भी लिख लिया द हाउस इज सो कॉस्टली। अब एडवर्ब या एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लिखते थे, खुद से दैट लिखते थे, और दैट के बाद एक सब्जेक्ट लिखते थे, और वो सब्जेक्ट को कौन डिफाइड करता था, पहले क्लास का सब्जेक्ट। अब हम इसको देखेंगे द हाउस, हाउस क्या हो गया, एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब एक निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु के लिए नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही हमने अब इट लिखा, अब इट के तुरंत बाद क्या लिखना होता था, मतलब जब सब्जेक्ट लिख दिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको या तो कैन नॉट लिखना है या तो कुड नॉट लिखना है। तुमको फिर से दिख रहा है ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, कैन नॉट का। तो ये कैन नॉट हो गया है। अब जब कैन नॉट हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से बस यहाँ से टू को हटाएंगे। अब जो बी लगा हुआ है कैन नॉट बी जैसे करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में हो गया, क्योंकि कैन नॉट का पैसिव वॉइस कैन नॉट बी होता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये जो थर्ड फॉर्म लिखा गया है इस थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसको भी ऐसे यहाँ पर लिख लिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया है, मतलब यहाँ से एडवर्ब टू को रिमूव भी कर दिए हैं, और ये वाक्य जो लिखा गया है ये किस वॉइस में बन गया है, पैसिव वॉइस में बन गया, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट के साथ बी लगा हुआ है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म आ गई है, जो इस वाक्य को किस वॉइस में किस वॉइस का बना रहा है, इसे पैसिव वॉइस का बना रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेकर मैं कुछ और नियम बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हमने जान लिया कि हम लोग दैट के बाद जो क्लॉज बन रहा है वहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, कैन नॉट, या फिर किसका प्रयोग कर रहे हैं, कुड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या जाना कि दैट प्लस क्लॉज में क्या आ रहा था सब्जेक्ट के बाद, उसके सब्जेक्ट बाद तुरंत आ रहा था कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग आ रहा था। लेकिन हम लोग यहां पर कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर कुछ और भी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कैन नॉट कुड नॉट के स्थान पर और क्या सकता है, कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर विल नॉट या वुड नॉट, डू नॉट या डज नॉट जैसे ईटीसी जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग जरूरी नहीं कि जो दैट के बाद क्लॉज बन रहा है वहां पर सिर्फ कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करें। तो हम अर्थ, वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य के प्रसंग के अनुसार विल नॉट, वुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट में से भी किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और ले रहा हूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल ये लूं, ही इज, एग्जाम्पल यहां पर है हमारा, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। तो जब इस सेंटेंस को हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा तो नियम पुराना वाला ही है, एडवर्ब टू आ गया है, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव मिल गया है और इसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म मिल गया है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो पहले जो हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट को सीखेंगे पहले उसको प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही इज
टू की जगह क्या आ जाएगा सो, एडवर्ब टू की जगह क्या लिख देते हैं, फो लिख देते हैं, यहाँ पर सो आ गया, ही इज सो प्राउड। और जैसे ही एडजेक्टिव लिखते थे तो उसके तुरंत बाद क्या लिखा जाता था, दैट का प्रयोग, और दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना होता था पहले क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ही है तो यहाँ पर क्या क्या प्रयोग कर लेंगे हम लोग, ही का प्रयोग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज सो प्राउड दैट ही। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें और इसमें से क्या प्रयोग करते थे, मतलब कैन नॉट या कुड नॉट में से क्या प्रयोग करते थे, कैन नॉट का प्रयोग करते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट। अब यहाँ से ये टू हटेगा, लिसन लिख लेंगे, लिसन, बचा हुआ शब्द क्या है, टू एनी वन, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टू एनी वन। बट सपोज दैट हमको यहाँ पर कैन नॉट या कुड नॉट में से अगर हमको कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग इन चारों से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग किसी का भी प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर ये डिसाइड करेगा, जो सब्जेक्ट होगा, जो टेंस होगा वही डिसाइड करेगा कि इसमें से आएगा क्या। तो मान लीजिए इसको मैं ऐसे नहीं चेंज करना चाहता हूँ, विल या विल क्या दिखाएगा, फ्यूचर को दिखाएगा, और डू नॉट डजंट प्रेजेंट को दिखाएगा। तो मान लीजिए हमको इनमें कुछ प्रयोग करना है, तो इस सेंटेंस में लिखूं ही इज सो प्राउड दैट, यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा और सब्जेक्ट भी ही आएगा। लेकिन अब बात करते हैं विल नॉट या वुड नॉट का। तो हमको पता है कि फ्यूचर में विल नॉट का प्रयोग होता है और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो हमारा हमको तो ये दिख रहा है ये प्रेजेंट में है, दैट्स वाई इनमें से इन दोनों में मुझे चूज करना होगा। तो मैं चूज क्या करूंगा, विल का चूज करूंगा, विल को चूज करूंगा क्योंकि ये किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है। तो ये क्या हो जाएगा, ही विल नॉट लिसन टू एनी वन। इसी तरह अगर विल नॉट का प्रयोग ना करके हम लोग डू नॉट या डज नॉट में से किसी का प्रयोग करना चाहेंगे तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो पहला ऐसा तो वही हो जाएगा, ही इज सो प्राउड दैट ही। और ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ये इस तीनों सेंटेंस में कॉमन है, लेकिन इसके बाद क्या चेंज करना है, हम लोग इसमें तो चूज कर चुके हैं कि विल नॉट या वुड नॉट, विल नॉट या वुड नॉट में से क्या आएगा। अब बच्चे डू नॉट या डज नॉट, तो हमको पता है जब सब्जेक्ट ही होता है तो ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज में से। तो ही के साथ क्या आता है, डज आता है, और इस बात क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो ही डज नॉट लिसन टू एनी वन। अब आप अपने एग्जाम में अगर इस वाक्य का ट्रांसफॉर्म इस सेंटेंस में कर रहे हैं, या फिर इस सेंटेंस में कर रहे हैं, या फिर इस सेंटेंस में कर रहे हैं, तीनों ही कंडीशन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सही रहेगा। तो इसके साथ हम लोग अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करते हैं नए नियम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, जैसे कि अगर ये हमारे पास हो जाए the tree is too high for me to climb, अब हमारे पास ये सेंटेंस आ गया, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि अभी तक हमने ये देखा था कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आता था और एडजेक्टिव के तुरंत बाद इंफिनिटिव आता था। लेकिन इस सेंटेंस को जब हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एडवर्ब टू भी आया हुआ है, एडजेक्टिव भी आया हुआ है, लेकिन एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो इंफिनिटिव आता था यहाँ पर वो इंफिनिटिव ना होकर क्या आ गया है, फॉर प्लस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तो इस केस में अब क्या करेंगे, ऐसे वाक्य को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये पिछले नियम के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा अगला नियम है, तो अगले नियम में क्या है कि यदि अगला नियम क्या कह रहा है कि यदि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव के बाद फॉर मी
फॉर अस, फॉर अस। इसी तरह आगे क्या कह सकते हैं, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, या फॉर देम का प्रयोग हुआ हो, फॉर देम का प्रयोग हुआ हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय इन्हें क्रमशः आई, वी, ही, सी या दे में बदल कर दैट के बाद बनने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। तो इस पूरे लैंग्वेज का मतलब क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक आपने जो पीछे देखा, पीछे में के वाक्य में देखा कि जो दैट के बाद जो भी क्लॉज बन रहा था उस क्लॉज में जो सब्जेक्ट डिसाइड करता था, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट डिसाइड करता था। जैसे कि यहाँ पर दैट के बाद जो क्लॉज बना उसमें सब्जेक्ट किसके अनुसार आया था, ये के अनुसार आया। यहाँ पर जो दैट के बाद सब्जेक्ट इट आया वो किसके अनुसार आया, द हाउस के अनुसार आया। यहाँ पर सब्जेक्ट दैट के बाद जो ही आया है वो भी पहले क्लॉज के सब्जेक्ट ही के अनुसार ही आया हुआ है। लेकिन अब जब यहाँ पर जब हमको इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना होगा तो ये पिछले नियम को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव का किसका प्रयोग हुआ है, फॉर प्लस मी का प्रयोग हुआ है। तो मैंने यही लिखवाया, यदि एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग हो जाए, फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर या फॉर देम में से किसी का प्रयोग हुआ हो तो इनको हम लोग क्रमशः किस में चेंज कर देंगे, फॉर मी को चेंज कर देंगे आई में, फॉर अस को चेंज कर देंगे वी में, फॉर हिम को चेंज कर देंगे ही में, फॉर हर को चेंज कर देंगे सी में, या फिर फॉर देम आया हो तो उसको किस में चेंज कर देंगे, दे में। और यही बनेंगे दैट के बाद बनने वाले क्लॉज का सब्जेक्ट। तो अब हमारा सब्जेक्ट पहले वाक्य के पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार न होकर ये जो हमारा फॉर मी वगैरह आया हुआ है इनके अनुसार बनेगा। तो इस वाक्य को अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तो उतर जाएगा द ट्री इज, एड टू किस में चेंज जाएगा, एड टू चेंज जाएगा सो में, तो हो गया सो, द ट्री इज सो हाई। अब ये तो लिख चुके हैं सो हाई, अब एडजेक्टिव क्या लिखते थे, दैट लिखते थे। अब यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, फॉर मी का प्रयोग हुआ है। तो फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, फॉर मी को चेंज करेंगे सब्जेक्टिव के आई में। तो अब हमने जो सब्जेक्ट लिखा यहाँ पर उसे पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार न लिखकर ये जो फॉर मी आया था उसे किस में चेंज कर दिया है, आई में। तो आई के बाद हमको कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है, तो इज प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का। तो क्या हो गया, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, आई कैन नॉट क्या जाएगा, क्लाइंब। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। कुछ और इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम और लेते हैं, इट वाज टू हॉट फॉर him to go out. It was too hot for him to go out. तो अब जब इस सेंटेंस को हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट उतर जाएगा, लिखा जाएगा इट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब भी इसके बाद जो लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो होगा उसको भी लिख लिए। एडवर्ब टू किस में चेंज जाएगा,
सो में, तो ये भी हो गया। और एडजेक्टिव भी लिख लिया जाएगा, तो ये हो गया इट वाज सो हॉट। अब एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता था, क्लॉज आता था, सॉरी दैट आता था, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, दैट लिख लिया है। अब दैट को लिखते ही अब ये दैट डिमांड करेगा एक सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनेगा, तो दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, फॉर हिम का प्रयोग हुआ है, तो फॉर हिम को किस में चेंज करना था, फॉर हिम जब भी आएगा तो इसको नॉमिनेटिव के किस में चेंज कर देंगे, ही में चेंज कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, दैट ही। अब यहां पर ये हमारा किस टेंस में हो गया है, पास्ट टेंस में हो गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कुड नॉट। अभी तक कैन नॉट आ रहा था क्योंकि हमारा पहला क्लॉज किस टेंस में होता था, प्रेजेंट टेंस में होता था, लेकिन यहां पर हमारा पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया है, कुड नॉट आ गया है, तो कुड नॉट लिख लिए। अब बचा हुआ क्या है, गो आउट, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, कुड नॉट गो आउट। आई थिंक इस एग्जाम्पल के साथ आपको यह रूल भी समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के वीडियोज को देखने से पहले आप इस रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज को अपने ग्रामर के बुक से कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।